हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी की कक्षा स्टार्ट करने वाले हैं। तो यह जो कक्षा है यह बीपीएससी और यूपीएससी वाले के लिए होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग एनसीईआरटी जो मस्ट होता है बीपीएससी और यूपीएससी के लिए, तो हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कौन कौन सा बुक पढ़ना है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है। साइंस की बुक को नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो कौन कौन से क्लास का जो है हम लोग को पढ़ना है, ये आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री जो हम लोग को पढ़ना है 6 से 12 तक का हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद पॉलिटी क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से क्लास का वो आप लोग को बताएंगे। और इकोनॉमिक्स कौन कौन सा क्लास का पढ़ेंगे ये आपको बताएंगे। और ज्योग्राफी कौन कौन सा क्लास का पढ़ेंगे ये आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे 6 से 12 तक का जो है हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पॉलिटी पे जाना है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या जो है चैप्टर वाइज चैप्टर जो आपको पढ़ाएंगे, पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सबका हिस्ट्री को खत्म करना है। फिर आप लोग जो है एक रीडिंग खुद से कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्लास 6 के एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में सबसे पहले हिस्ट्री को। हिस्ट्री में है आपका चैप्टर से पहले बुक का नाम जान लीजिए, हमारा अतीत। हमारा अतीत मतलब आवर पास्ट वन। उसके बाद यदि आप 7th में जाइएगा तो आवर पास्ट 2। उसके बाद 8th में जाइएगा तो आवर पास्ट 3rd रहेगा। इंग्लिश में आवर पास्ट 1 हुआ। सबसे पहले जानिए, यहाँ हमारे अतीत मतलब, अतीत एक बहुवचन शब्द है। अतीत मतलब होता है पुराने से पुराने समय, मतलब बीता हुआ समय का अध्ययन जो करते हैं हम लोग हिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और अभी जो है एंशिएंट हिस्ट्री लगभग क्लास 6 में दिया गया है। तो आप लोग का पहला चैप्टर इसमें है कब, कहां, क्यों और कैसे। यह है आपका चैप्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या जानना है, ये आप लोग को बता देते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो है हमारे सोर्सेस के बारे में बताया गया है। हिस्ट्री के सोर्सेस के बारे में बताया गया, मतलब इतिहास के स्रोत के बारे में। देखिए दोस्तों, इतिहास क्यों हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास क्या है, सबसे पहले ये जानना है। तो फिर तब हम लोग जानेंगे इतिहास को लिखने का स्रोत क्या रहा होगा, या इतिहास को जानने के लिए जो है स्रोत क्या रहा होगा। इस चैप्टर में ये सब चर्चा किया गया है। और जो है ईस्वी के बारे में चर्चा किया गया है। हमारा देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये चर्चा किया गया है। इंडिया क्यों पड़ा, ये चर्चा किया गया है। और भी कुछ मैप्स हैं जो उनके बारे में चर्चा किया गया है, जैसे गारो पहाड़ियाँ के बारे में, विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में, नर्मदा नदी घाटी के बारे में। उसके बाद जो है आपको सिंधु नदी के बारे में, फिर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है, जो आपको चैप्टर में अभी बताएंगे। और कृषि का विकास कहाँ सबसे पहले हुआ, किस चीज का हुआ, ये सब दिया गया है। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री में ये देखते हैं कि आपको पहले ही बता दिए हमारे अतीत मतलब पुराने से पुराने चीज को पढ़ते हैं। मतलब आखिर हिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या क्या हो सकता है, ये भी क्वेश्चन उठता है। देखिए, हिस्ट्री पढ़ने से फायदा क्या है। देखिए, जब इसमें पुराने से पुराने समय को पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए पुराने समय में कुछ सामाजिक परिवर्तन, अभी हम लोग जो वर्तमान समाज में जी रहे हैं, यदि आप लोग 10 साल 15 साल के होंगे तो पुराने समय को देखे होंगे और अभी के समय को देखेंगे तो समाज में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। यही चेंजेस जो है देखने को मिलता है, तो वही इतिहास में लिखा जाता है क्या परिवर्तन हुआ। या ऐसा कोई स्टोन एज रहा होगा, मतलब जब पाषाण युग रहा होगा उस समय कुछ रहा होगा। उसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो स्टोन एज के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए तो उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप वैदिक सभ्यता में आइए, उसमें कुछ चेंजेज को मिलेगा। उसके बाद आपको महाजनपद काल आ जाता है, उसमें चेंजेज देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे मतलब जो है साम्राज्य का जो है स्थापना हो जाता है। तो ये चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसी में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत से, स्टोन एज से लेकर के अभी तक के समय को। तो ये सब आखिर पढ़ने से फायदा क्या हो सकता है। देखिए पढ़ने से फायदा क्या हो सकता है। देखिए,
पुराने से पुराने समय को देखें कैसे परिवर्तन हो रहा है। अभी भी जो है आज जो हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, कुछ 5 साल 2 साल के बाद देखेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है और परिवर्तन देखने को मिलता है, यही चीज को हिस्ट्री में लिखा जाता है। और पुराने समय में जो राजा महाराजा रहे होंगे तो वो सब क्या करते थे, युद्ध करते थे। उनके द्वारा जो गलतियां की गई होगी तो उनसे हमको कुछ सीख मिलता है कि ये सब गलती आगे चल के हम लोग नहीं करें, या पुराना जो नीतियां होंगे राजा के, उन सब नीतियों से हम लोग को सीख मिलता है कि जैसे आप चाणक्य नीति पढ़ लीजिए, चाणक्य मौर्य के बारे में पढ़ लीजिए, तो उन सब से जो है हम लोग को सीख मिलती है। इसलिए जो है हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं तो मानिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, दादा हैं, उनसे जो है पुराने से पुराने समय, मतलब पुराने से पुराने 10 साल 20 साल 25 साल पहले हम लोग नहीं रहे होंगे, तो यदि दादा हमारे जिंदा हैं तो वो हम लोग बता सकते हैं, या गांव में जो बुजुर्ग होंगे वो हमको बता सकते हैं। लेकिन ऐसा समय आएगा जो 2500 साल 4000 साल 8000 साल पहले की घटना रहा होगा, तो वो सब कौन बताएगा। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जब ये सोचिए कि जब उस समय आदि मानव था तो उस समय की चीजों को कैसे लिखा गया होगा। तो यही चीज इसमें पढ़ना है कि आपको सोर्सेस के बारे में दिया गया है, इतिहास के स्रोत के बारे में दिया गया है। जैसे आपको पांडुलिपि देखने को मिलेगा, अभिलेख देखने को मिलेगा, सिक्का देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जिनसे जो है पुराने से पुराने चीजों के बारे में बताया लगाया गया और उसको अनुमानतः जो है उसको लिखा गया। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में पहले जो है एक रसीदा नामक लड़की रहती है, वो क्वेश्चन यही करती है कि इतिहास को जो है मतलब पुराने से पुराने चीजों को हम लोग कैसे जान सकें। तो ये आप लोग को बता दें कि इतिहास के स्रोत के माध्यम जो पांडुलिपि है, अभिलेख है, सिक्का है, मतलब जो सब चीज मिला है उन सब के माध्यम से जो है पुराने से पुराने समय को जो है पता लगाया गया। इस चैप्टर में ये डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है आप लोग को आप बता दें कि इस चैप्टर में आप लोग को ईस्वी के बारे में बताया गया होगा। जैसे देखिए एक समय ऐसा आया था जहां आपको मौर्य साम्राज्य के बाद देखने को मिलेगा कि जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो वहीं से जो है इतिहास में ईस्वी को रखा गया है। ईस्वी को रखा गया है। देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस समय को जो है ईस्वी कहा गया, और उससे जो पहले का समय रहा गया है उसको ईसा पूर्व हिंदी में कहा गया होगा। इंग्लिश में यदि आप कहेंगे तो उसको कहा गया है बिफोर क्राइस्ट ईरा, बिफोर क्राइस्ट ईरा। वही आप इस ईसा के बाद का देखेंगे, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हो गया था उसके बाद का समय को देखेंगे तो उसको क्राइस्ट ईरा कहा गया है, मतलब सीई कॉमन ईरा। पहले का बीसी और इसके बाद का कॉमन ईरा, और वो बिफोर कॉमन ईरा। ये हो गया आपको अंतर, पहले का बिफोर कॉमन ईरा और बाद का कॉमन ईरा। अब देखिए इसमें ये चीज पहले का जो है बिफोर कॉमन ईरा होता था और बाद को एक चीज और कहा गया है एडी, मतलब एमिनो डोमिनो। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एक चीज बीपी भी कहीं आप लोग को हिस्ट्री में मिलेगा। बीपी मतलब बिफोर पीरियड, ठीक है, या बिफोर प्रेजेंट। तो बिफोर प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान से जो बिफोर प्रेजेंट का होगा उसको बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, मतलब ईसाई के जो समय से पहले का समय होगा उसको बिफोर प्रेजेंट भी कहा गया होगा। तो इसमें ईस्वी में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और इंडिया कैसे पड़ा। देखिए इंडिया नाम कैसे पड़ा, एक समय था जब यूनानी और ईरानियों ने जब भारत में प्रवेश किया था तो बीच में जो है आप देखिएगा पाकिस्तान से होते हुए जब आता है तो बीच में पड़ता है एक नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है वो लोग आए थे, तो इसको सिंधु बोलने में नहीं होता, सिंधु एक संस्कृत नाम है, सिंधु जो है एक संस्कृत नाम है। तो उधर से जो है इसको वो लोग जो है इंडस या हिंदूस कहा दिया। तो इसी नदी के नाम पे जो है इसका नाम इंडिया पड़ा, ठीक है, किसके द्वारा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि भारत कैसे पड़ा। देखिए भारत इसका जो है 3500 वर्ष पूर्व पहले ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। कहा जाता है कि भरत नाम के एक राजा थे, उसी का नाम जो है उसी के नाम पर जो है इस देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग चलते हैं आगे। इस चैप्टर में जो है मैप्स दिया गया है जो इस चैप्टर में हम लोग को जानना है। जैसे गारो पहाड़ियां आप इंडिया के जो है सबसे पूर्वी भाग में देखेंगे तो अरुणाचल के पास वहां जो है गारो पहाड़ियां हैं,
और उसके बाद है विंध्य पहाड़ियाँ के बारे में बताया गया है। विंध्य पहाड़ियाँ आपको मध्य भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात से साइड आइए महाराष्ट्र के पास, वहाँ जो है आपको विंध्य पर्वत मिलेगा, मतलब नर्मदा नदी घाटी के ऊपर, ठीक है। नर्मदा नदी विंध्य पहाड़ियाँ के नीचे है। उसके बाद इस चैप्टर में मैप में सिंधु नदी के बारे में बताया गया है। सिंधु नदी आप यदि देखिएगा तो पाकिस्तान और भारत में बहता है, मतलब जम्मू कश्मीर होते हुए निकलता है, तो लद्दाख के क्षेत्र से वहां देखिएगा कि आपको जो है सिंधु नदी है, ठीक है। और सिंधु नदी के जो है कुछ सहायक नदियां हैं वो आपको इस मैप में देखने को मिलेगा, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये सिंधु नदी के नदियां हैं जो आपको मैप में देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। और ये सहायक नदी हो गए सिंधु के। उसके बाद गंगा नदी के सहायक नदी सोन नदी के बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। तो इस इतना मैप्स के बारे में, इसी मैप से जो है रिलेटेड जो है प्रश्न उठते हैं। जैसे देखिए आप लोग को बता दें, इस मैप में पहले गारो और हम लोग विंध्य पहाड़ियां के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ कहा जाता है कि कृषि का जो है यहीं से जो है विकास हुआ था, यहाँ से कृषि की जो है विकास हुआ था। और आपको नेक्स्ट आप ऊपर जाइएगा तो वहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में वहाँ सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ है। तो सबसे पहला कृषि की शुरुआत जो है यहीं से माना जाता है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच 8000 वर्ष पूर्व पहले, मतलब 8000 वर्ष पूर्व कहा जाता है कि यहाँ जो है गेहूं और जौ की खेती की शुरुआत की गई थी। मतलब सबसे पहला कृषि जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था। और किस चीज का हुआ था? गेहूं और जौ का हुआ था। कितना साल पहले? 8000 वर्ष पूर्व। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच ये हो गया। उसके बाद आता है सिंधु नदी। सिंधु नदी के सहायक नदी आपको बता ही दिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। उसके साइड आइएगा आपको गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। वहां आपको कहा जाता है कि नगर जो है सबसे पहला नगर वहीं बसाया गया था। और सिंधु नदी के जो है आसपास जो है नदी है वो सहायक नदी, उनके जो है घाटी में जो है लोग मतलब शुरुआत में रहना स्टार्ट किए थे। नगर नियोजन का स्टार्ट कम हुआ था, लेकिन नगर जो है पूरी तरह जो है गंगा और सोन नदी के आसपास जो है वहां से शुरुआत हुई थी। आपको आगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां आप जानेंगे कि सबसे पहला नगर जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो है मकान बनाए जाते थे, मतलब नक्शा से, मतलब नाली सुदृढ़ हुआ करता था, सब कुछ मतलब अच्छा हुआ करता था। तो मतलब नगरों का जो है विकास वहीं से स्टार्ट हुआ था। नर्मदा नदी घाटी में सबसे पहले लोग वहां रहे थे, लेकिन वहां जो है नगर का विकास नहीं किए थे। वहां के लोग जो है सबसे पहले सिर्फ संग्राहक थे, मतलब फल फूल जो है इकट्ठा करके भोजन अपना पेट भरना जानते थे। इस चैप्टर में ये दिया गया है। तो ये आपको जो मैपिंग जो बता है इतना चीज आपको इसमें दिया गया है। और आपको बता दें कि इसमें और आगे क्या दिया गया है। इसमें दिया गया अतीत के बारे में कैसे जाने। आपको सबसे पहले ही बता दिए कि अतीत के बारे में जानने के लिए जो है कुछ स्रोत हैं, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्का, मटका, मृदभांड, ये सब सारे जो है स्रोत हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि अतीत के बारे में पता चलता है। जैसे आप देखिएगा कि पांडुलिपि देखिएगा तो पांडुलिपि जो है ये तार के पत्ते के होते थे, जिसपे जो है पुराने समय के आदमी जो है उस पे तार के पत्ते पर लिखा करते थे। तो उनसे पता लगाया गया, उन्हीं लिखावट से जो है पता लगाया गया। और पुराने समय को इतिहासकार जो है वो अपने पुस्तक में उसको लिखे। पांडुलिपि को जो है मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है। मैन्यूस्क्रिप्ट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि हाथ से लिखा गया था, इसलिए इसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया था। और उसके बाद देखिए पांडुलिपि जो है तार के पत्ते पर लिखा गया, तो निश्चित ही है जो बहुत वर्षों के बाद जो है वो मतलब कीड़ा मकोड़ा खा जाएगा या खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ मंदिरों में जो है सेव करके रखा गया था, तो वो कुछ पांडुलिपि बचे। उसके थ्रू जो है इतिहासकार अध्ययन करके जो है वो इतिहास को लिखने का काम किए। अब उसके बाद आपको आता है अभिलेख आप देखेंगे तो अभिलेख कैसा होता था। यह जो है पत्थरों पर खुदवाया हुआ लेख होता था, पत्थरों पर लिखा हुआ लेख होता था। पुराने समय में आप मौर्य के समय में बात करेंगे तो अशोक के समय में बात करेंगे तो उस समय जो है अभिलेख लिखा जाता था, मतलब पत्थरों पर खुदवा करके जो है कहा जाता है कि राजा अपना संदेश लिखा करते थे। मतलब एक तरह से अभी मानिए नोटिस, तो वहां जो है अपना संदेश लिखा करते थे, ठीक है, रूल लिखा करते थे। या ऐसा भी कहा जाता है कि वहां जो है
राजा महाराजा जो क्षेत्र को जीतते थे वो जो है उसमें जो है वहाँ लेखा जोखा भी वो अभिलेख पर होता था। तो सबसे पहला अभिलेख जो मिला वो अफगानिस्तान के कांधार में मिला था, वो अशोक द्वारा लिखे गए अभिलेख मिला था। यह कौन सी भाषा में थी? यह जो है ग्रीक और जो है आपको आरामेइक भाषा में थी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का सबसे पहला अभिलेख कहाँ मिलता है, तो यह अफगानिस्तान के कंधार में मिलता है। किस भाषा में था? ग्रीक और आरामाइक भाषा में था। वही आपको पांडुलिपि प्राकृत संस्कृत भाषा में थी। आपको पांडुलिपि पूछा जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? प्राकृत और संस्कृत भाषा में। लेकिन वही अभिलेख आप देखिएगा तो अभिलेख जो है यह आपको आरामाइक और ग्रीक भाषा में लिखा गया था। ये आपको क्वेश्चन उठ सकता है। ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और कुछ सिक्के मिले, अभी का वर्तमान सिक्के देखेंगे तो और पुराने समय के सिक्के देखेंगे तो उसमें कुछ अंतर दिख जाएगा। अभी भी आप लोग देखे होंगे। और पुराने से पुराने समय में देखेंगे तो चमड़े के सिक्का हुआ करते थे, और भी लकड़ी के सिक्का हुआ करते थे, पत्थर के सिक्का हुआ करते थे। तो मतलब पुराने से पुराने समय देखिएगा तो सिक्के में भी परिवर्तन हुआ। तो सिक्के की मदद से भी जो है इतिहासकार इतिहास लिखे। और भी कुछ आप मृदभांड देखिएगा तो मृदभांड में जो है कुछ चित्र बनाया हुआ था, मतलब उस पे रंग किया हुआ था, उसके माध्यम से जो है इतिहासकार इतिहास लिखे। या पुरातत्विद जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस चीज का खोज करते हैं और इसी चीज का गहन अध्ययन करके जो है इतिहास को लिखते हैं। तो इस चैप्टर में यही सब दिया गया है और बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। और पहले जो है चित्रलिपि हुआ करते थे अधिकतर, तो इन सब के माध्यम से इतिहासकार इतिहास लिखे। आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय। आप यदि चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।